तो मैथमेटिकल मेथड हम स्टार्ट करते हैं। ये काफी लोगों ने जो है ना इसको बीएससी में भी पढ़ा होगा। चैप्टर 1 ही स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला। ये एफएससी पार्ट 1 में भी जो पहला चैप्टर है ना उसमें कम्प्लेक्स नंबर वगैरह ही हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में वो कह रहा है कि जो रीडर है ना वो कम्प्लेक्स नंबर से पहले ही फेमिलियर है। तो उसकी वो डेफिनेशन क्या कर रहा है कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक एलिमेंट होता है आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर, ये जो प्लेन बन रहा है ना इसको कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। तो इसमें जो भी पॉइंट होगा उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट होगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये पहले ही आपको पता है। इक्वालिटी का भी पता है। बाकी ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है कम्प्लेक्स नंबर्स में, एडिशन का। आपने जो भी क्वेश्चन पूछना होगा ना आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो ये 0 0 है इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी तरह एडिटिव इनवर्स होगा हर कम्प्लेक्स नंबर का। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा एडिशन में। और हाँ ये लिखा हुआ है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की आ जाती है प्रॉपर्टीज कम्प्लेक्स नंबर में। तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है ना वो भी होल्ड करता है कम्प्लेक्स नंबर्स में। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 0। कोई इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो जी स्टेरिक है वो, जो जी स्टेरिक है वो असल में कम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स है। तो इनवर्स आपको पता है आपने कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे जी इनवर्स जो होगा ना वो 1/x प्लस अयोटा वाई हो जाएगा। और इसको सॉल्व करना तो सबको आता है। क्या आ जाएगा, x माइनस अयोटा वाई डिवाइडेड बाय x माइनस अयोटा वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा और ये पार्ट आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 0 आ जाएगा। जैसे ये देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका इनवर्स है। कम्प्लेक्स नंबर को इनवर्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है, कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि द कम्प्लेक्स नंबर 0 1 का मतलब यही है ना कि ये 0 प्लस अयोटा है, मतलब कि ये अयोटा है। और अयोटा की जो वैल्यू है वो -1 स्क्वायर रूट होती है। इसको प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। प्योर इमेजिनरी नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है ये वाला लॉ। मतलब किसी भी स्केलर ए को, अल्फा को
रियल नंबर को जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल पार्ट से भी होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये बाद में कह रहा है कि जो पेयर होती है एक्स कॉमा वाई, उसको एक्स प्लस योटा वाई की फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उसने किया हुआ है। ये तो सबको वैसे पता होता है, की जरूरत नहीं है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का भी सबको पता है कि जो एक्स प्लस योटा वाई है उसमें जो एक्स है वो रियल पार्ट होता है और जो वाई है वो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हमने पहले भी पढ़ा था। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, मिसाल के तौर पे आपके पास एक्स प्लस अयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये आपके पास आ जाएगा ना एक्स प्लस योटा वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा एक्स माइनस योटा वाई। एक्स की वैल्यू वही रहेगी लेकिन जो वाई एक्सिस पे नंबर था वो माइनस वाई में चेंज हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, एक्स और माइनस वाई। तो इसको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको मिरर इमेज भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट की। दो बार कॉन्जुगेट करेंगे तो सेम आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। ये उसने प्रूव किया हुआ है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आर्गेन्स डायग्राम, अब हमें पता है कि जो आर स्केयर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी सारे जो है ना वो आर स्केयर के पॉइंट से होते हैं, वन टू वन कोरेस्पोंडेंस होती है उनमें। तो वो कह रहा है बिकॉज ऑफ द वन टू वन कोरेस्पोंडेंस बिटवीन आर स्केयर एंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन द कोरेस्पोंडिंग बाइनरी ऑपरेशंस A1 एंड M1, जो एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का जो पहला पहला ऑपरेशन है उसकी बात कर रहा है। इन सी देयर इज अ फंडामेंटल एंड यूजफुल वे टू डिस्क्राइब अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो वो जो मैंने आपको पहले बताया था इसी लेक्चर के पहले पेज पे, वो एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको आर्गेंस डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, बाकी इसकी जो लेंथ होगी ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो लेंथ होगी उसको हम मॉडुलस बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी वही एफएससी वाली बातें रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैंने ये वाला कोर्स स्टार्ट किया कि इसमें थोड़ा जो है ना ज्यादा काम होगा। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये आपने याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता होता है इसका पेपर में कि जी आर्यन कहाँ का था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, तो ये फ्रांस का था। ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1769 और डेट ऑफ डेथ थी 1822। बाकी मजीद आगे चलते हैं, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। पोलर फॉर्म का भी हमें पता है, फार्मूलाज आपने याद रखने हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, जबकि जो आर होगा वो मॉडुलस होगा और इसको हम जी मॉड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो थीटा है वो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी उसको कह रहा है। ठीक है, थीटा का नाम है, जैसे आर का नाम है मॉडुलस वैसे थीटा का नाम है आर्गुमेंट। अब उसने एक न्यू नोटेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा को CIS थीटा भी हम कह सकते हैं। ये यहाँ पे जो है ना पीरियोडिक वैल्यू, इसकी tan थीटा की पीरियोडिक वैल्यू वो जाहिर कर रहा है कि
अगर थीटा को थीटा प्लस 2n पाई भी लिखेंगे तो वो बाद में tan थीटा आ जाएगा, मतलब के tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 2n पाई, इसके इक्वल होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो थीटा होगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -पाई टू पाई, -पाई को एक्सक्लूड करेंगे। इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक प्लेन है और ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। अब क्योंकि आप ये देखें कि जब आप 260 डिग्रीज घूम के दोबारा आ जाते हैं तो दोबारा से वही एंगल बन जाता है ना, मतलब कि अगर आप गौर करें साइन 0 क्या होता है, 0, ठीक है। 360 लिखना था यहाँ पे, और साइन 360 दोबारा से क्या होगा, 0, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 है। अगर आप घूम के दोबारा एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे तो दोबारा से उसकी वैल्यू वही रहेगी। इसी तरह जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना, आर्गुमेंट्स, उनकी वैल्यूज ये मल्टी वेरिएबल होते हैं ना, थीटा की ज्यादा वैल्यूज के लिए उसकी वैल्यू सेम रहती है आर्गुमेंट की, तो उसको हम यूनिक वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट का एक इंटरवल यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो अगर हम इसका आर्गुमेंट फाइंड करते हैं थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा ना। वैसे भी 1 इस पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये कोई यहाँ पे बनता है 1 ठीक है। और इसका जो जाहिर है ये 1 है तो ये 45 डिग्रीज बनेगा ना। और वैसे भी tan इनवर्स 1 क्या होता है, 45 डिग्रीज, जिसको पाई/4 कहते हैं। लेकिन अगर हम एक चक्कर पूरा करके आए, ओरिजिन से स्टार्ट करें और एक पूरा चक्कर कंप्लीट करें, तो हम ये देख रहे हैं कि ये एंगल बन जाता है एक पूरा चक्कर और मजीद जो है ना 45 डिग्रीज, मतलब के 2 पाई का एक पूरा चक्कर और उसमें फिर पाई/4। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, मेरा ख्याल है कि ये 9 पाई/4 आ जाएगा, 9 पाई/4। और जब आप 9 पाई/4 ये एंगल देखेंगे तो ये 9 पाई/4 होगा, और tan 9 पाई/4 की वैल्यू भी मेरा ख्याल है कि ये 1 ही होगी। इसका मतलब है कि एक और चक्कर आप कंप्लीट कर लेंगे, 2 पाई मजीद ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू दोबारा से 1 आ जाएगी। अब ये मल्टी वैल्यूज आ रही है ना, एक वैल्यू ये है, एक और चक्कर कंप्लीट करेंगे थीटा की एक और वैल्यू आ जाएगी। तो यूनिक वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा -पाई से लेके पाई के दरमियान में होगी। इसमें आपको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी जो कि पाई/4 है। तो जो यूनिक वैल्यू मिलती है ना हमें, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बाकी सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, लेकिन जो इस इंटरवल में जो वैल्यू मिलती है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। आप लोग इसको सर्च करना और इसके क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, मजीद ये कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना किसी ने तो पूछ सकता है। एक सेकंड, हाँ जी, पूछना किसी ने कुछ?
एक्सक्यूज मी सर, अगर देखें यहाँ पे तो यूनिक वैल्यू मिल रही है तो इंटरवल -π से π के दरमियान है थीटा का। अगर यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही, मल्टी वैल्यूज होंगी तो उसका इंटरवल क्या होगा? नहीं, आपको मिसाल के तौर पे अच्छा दोबारा पूछें आप क्वेश्चन, मेरा ध्यान नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिक वैल्यू जब मिल रही है तो इंटरवल -π से मींस -π इंक्लूड नहीं है, π तक की है। अगर हमें यूनिक वैल्यू नहीं चाहिए तो उसका इंटरवल क्या होगा फिर? आपको मैं किसी एग्जांपल से समझा दूं? ऑफ कोर्स सर। ठीक है, मेरे पास ना एक बुक है कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें जो है ना मैं आपको सेंड कर दूंगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक बहुत अच्छी ना इसी आपके क्वेश्चन वाली एग्जांपल थी यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। यही है ना प्रिंसिपल वैल्यू। मीन सर जहाँ पे कैपिटल आर्गुमेंट जी होते हैं वहां पे वैल्यू यूनिक होती है, प्रिंसिपल होती है, लेकिन जहाँ पे स्मॉल ए आता है मीन स्मॉल आर्गुमेंट को होता है वहां पे तो वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज मिलती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ना। दूसरी बुक, ये आई थिंक आपने जिल की बुक ओपन की हुई थी। नहीं हाँ ये मेरा ख्याल है उसकी है, क्रेजी की बुक थी वो। चले मेरे फोन में है, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। बस 1 मिनट रुके हैं। थोड़ा कौन सी बुक ढूंढने में भी मेरे पास भी हो। वो चर्चिल की बुक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। मैं भी चेक करती हाँ ये मुझे मिल गई है ना फोन में। हाँ ये क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास z है -1 माइनस अयोटा, तो इसको अगर हम यहाँ पे इसमें देखें तो ये आ जाता है -1 और ये आ गया माइनस अयोटा। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट बन गया और ये क्या आ गया, इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो हमने देखना है कितना बन रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, तो ये बन गया tan इनवर्स 1। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है π/4। अब आप एक चीज पे गौर करें ना, जब हमने सॉल्व किया है तो तो वो 45 डिग्रीज आ रहा है ना, जो कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली लाइन है। ठीक है, हालांकि ये लाइन तो वही है लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए था ना। अगर इसको थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा 180 डिग्रीज
और उसमें मजीद आपने 45 डिग्रीज की का एडिशन किया है, तो ये थीटा बन जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 4। अब क्योंकि थीटा की एक वैल्यू आपको क्या मिली थी, पाई बाय 4 मिली थी, दूसरी वैल्यू क्या मिल गई 5 पाई बाय 4। अब इसकी हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, लेकिन अगर इस लाइन को देखा जाए, हालांकि लाइन तो वही है ना, इस लाइन पे हर पॉइंट पे एंगल तो सेम होगा, डिफरेंट तो नहीं ना होगा। समझ आ रही बात के नहीं? जी सर। तो क्योंकि ये अब ये वाली जो वैल्यू है, ये आप खुद देखें कि ये वैल्यू क्या नाम है माइनस पाई से लेके पाई के दरमियान तो नहीं है ना। अब एक चक्कर, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप एक चक्कर मजीद यहाँ से करेंगे ना, जैसे ये अभी तो यहाँ पहुंचे हैं ना, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करें। ये मैं जरा ग्रीन कलर कर लेता हूँ, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करें, और जब आप घूम के वापस यहाँ पे आएंगे तो 360 का जो है ना एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो अब थीटा की वैल्यू मजीद चेंज हो जाएगी, तो थीटा क्या हो जाएगा, इसलिए तो वो इसका फार्मूला लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में प्लस करते हैं 2n पाई। 2n पाई से क्या होता है, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो यूनिक आ जाएगा, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है 1 होगी, तो 2 पाई का एक चक्कर कंप्लीट होगा। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो दो चक्कर कंप्लीट करके वो दोबारा से एक और चक्कर कंप्लीट करके वो उसी लाइन पे आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात की? जी सर। इसी तरह चाहे आप काउंटर क्लॉकवाइज क्या नाम है क्लॉकवाइज इसके चक्कर करेंगे ना, तो वो फिर ये जो नेगेटिव वैल्यूज है -1 -2 के लिए भी जो थीटा है ना वो सेटिस्फाई इसको कर रहा होगा। जैसे tan क्या नाम है tan पाई बाय 4 प्लस, ठीक है, प्लस 2 पाई, इस पे भी वैल्यू सेम रहेगी। tan पाई बाय 4 प्लस क्या नाम है -2 पाई कर लें, इस पे भी उसकी वैल्यू वही आनी है, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ना? जी सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा करें ना सब, तो फिर सबका क्लियर हो जाएगा। ये उसने आगे कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं, आप ये देखिएगा। ये कोई हमें करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट और वो सब कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा इसका। ये जो इसकी इनइक्वालिटी है ना, ये आपने याद रखनी है कि जो ये वाली इनइक्वालिटी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमेशा होल्ड करती है। रियल नंबर्स में तो ये वैसे भी होल्ड करती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होल्ड करती है। रियल एनालिसिस की अगर आपके पास बुक हो, अब देखिए आपके सामने मैं ये सब लेक्चर करने का मकसद ये होता है कि आप कैसे रिलेशंस जो है ना इस्टेब्लिश करते हैं सब्जेक्ट्स का आपस में। अभी मैं आपके सामने रियल एनालिसिस की बुक भी ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसमें भी और इसमें भी सेम रिलेशन बन रहा है। बुक मिल जाए, हाँ ठीक है। अब इस बुक में भी यही बिल्कुल सेम रिलेशन है रियल नंबर्स का, जो कि
अभी थोड़ा टाइम तो लगता है ढूंढने में, लेकिन मिल जाती हैं चीजें। इसलिए आप सबको मेरा यही मशवरा होता है कि बुक्स को रीड किया करें, नोट्स को, चले पास होने के लिए तो नोट्स बंदा पढ़ लेता है, लेकिन अपने आप को बनाने के लिए आपको बुक्स की तरफ जाना पड़ता है। ये देखें जी, 2.2.4 जो क्रोलरी है, अगर आप इसको गौर से देखें, मैं जरा पेन, ये जो क्रोलरी है, ये बाटल की बुक है रियल एनालिसिस की। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि जो ये वाली साइड है ए मार्ड माइनस बी मार्ड और उसका मार्ड, ठीक है, वो लेस और इक्वल टू ए माइनस बी मार्ड होता है। ये रियल नंबर्स में सेटिस्फाई करता है। और ये वैल्यू ए मार्ड प्लस बी मार्ड से भी लेस और इक्वल होती है। अगर इसको कंबाइन किया जाए तो ये बनेगा ए मार्ड माइनस बी मार्ड होल मार्ड इज लेस और इक्वल टू ए माइनस बी मार्ड इज लेस और इक्वल टू ए मार्ड प्लस बी मार्ड। अब बिल्कुल सेम यही जो क्राइटेरिया है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी फुलफिल करता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। तो अब आपने समझ जाना है कि ये कॉम्प्लेक्स में और रियल में दोनों में ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करती है, और इसको याद कर लेना है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये वो टिप्स होती हैं जो आपको तैयारी करने में हेल्प देंगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आउटपुट में जो भी डायग्राम बनता है ना, उसको हम लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा z mod इज इक्वल टू 2। अब जाहिर है इस इक्वेशन का रियल लाइफ में कोई ना कोई मीनिंग तो जरूर होगा। अब उस मीनिंग को हम लोकस बोलेंगे, अगर उससे कोई भी शेप या कोई भी डायग्राम बन रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे x प्लस एओटा वाई मॉड इज इक्वल टू 2, मॉडुलस सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखा जाए एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो आपको याद होगा कि आपने इक्वेशन पढ़ी थी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाती है। साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे बनती है इक्वेशन, कहाँ से आपके ज़हन में आना चाहिए कि ये आपने कहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास का यही मकसद है, बाकी सब ने मास्टर तो किया ही हुआ है, सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, बस थोड़ी सी टिप्स की जरूरत है। तो ये इक्वेशन आपने यहाँ पे पढ़ी थी, देखें नजर आ रही है सर्कल ऑफ इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 में। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये आ गई जी सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो इसमें जो सेंटर होता है वो एच के होता है और जो रेडियस होता है वो आर होता है। तो जो सेंटर है वो आ गया 0 0 और जो रेडियस आ गया वो 2 आ गया। तो जब आप इसको ड्रा करेंगे, सेंटर है 0 0 पे और रेडियस है 2, तो जो लोकस मिला उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या मिला, द लोकस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटिंग टू दिस इक्वेशन इज सर्कल। ठीक हो गया। किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में, लोकस के बारे में, लोकस क्या होता है? ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल आप इसको रीड आउट करना, ये आगे जो एग्जांपल है इसको भी आप देखिएगा।
वो कह रहा है कि एक कम्प्लेक्स नंबर फिक्स्ड है और जो जी है ना वो वेरी कर रहा है, जी वेरी कर रहा है और जो जी1 है वो फिक्स है। तो इनके डिफरेंस, दो कम्प्लेक्स नंबर्स का जो डिफरेंस है उनका जो थीटा एंगल बन रहा है वो π/4 है। मतलब हमें इतना पता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में जो एंगल है वो π/4 है। जैसे ये है ना, एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, तो जब आप इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में ये जो एंगल है ना वो कितना है, π/4। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसका लोकस क्या होगा जब आप इस जी को क्या करें, वेरी करें। तो वो इसका जब उसने लोकस बनाया है तो वो ये बन रहा है कुछ। इसको आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, कोई बताएगा डी मोइवर्स थ्योरम का यूज क्या होता है? वैसे ही मैंने शायद बताया था एक वीडियो में, पता है किसी को? बिला जी जग बोला करें, अगर अभी बोलेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। असल में देखें, कोई भी जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, जैसे ये है 2+3 आयोटा, आप इसकी जो छोटी पावर्स हैं, जैसे 2+3 होता है, इसका स्क्वायर तो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको दो बार लिख लेंगे, 2+3 होता मल्टीप्लाई बाय 2+3 होता। ठीक है, दो बार लिखा, स्क्वायर फाइंड हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2+3 अयोटा की पावर 1000 ये तो कैलकुलेट करें। अब आप इसको 1000 टाइम्स तो नहीं ना लिखेंगे, आप कहेंगे तो ये तो बहुत लेंथी है जी, हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा कि जो डी मोइवर्स थ्योरम है उसका जो यूज है वो क्या होगा। स्टेप नंबर 1, आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट जी मतलब कम्प्लेक्स नंबर, कन्वर्ट कम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। जैसे ये मेरे पास जी है x प्लस अयोटा y, इसका पोलर फॉर्म में ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या होती है, r sin थीटा। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसमें से r कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। अब डी मोइवर थ्योरम क्या है, अगर आप इसकी पावर n लेते हैं तो इस साइड की पावर भी क्या हो जाएगी, n। ठीक हो गया ना। आप क्योंकि पावर में n की जगह पे आप कुछ भी पुट करना चाह रहे हैं तो r की पावर में तो n आ जाएगा। अब डी मोइवर थ्योरम हम अप्लाई करेंगे cos थीटा और अयोटा sin थीटा पे। वो कैसे? ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस अयोटा sin n थीटा। इस थ्योरम को कहते हैं डी मोइवर्स थ्योरम, कि जो उसकी इंटीजर पावर होगी, ये भी याद रखना है कि पावर जो होगी वो एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, शायद पॉजिटिव इंटीजर है, वो हम देख लेते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल ठीक। तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपने यहाँ पे लेना है, कोई भी नंबर, तो वो थीटे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किसी ने पूछना है कुछ इसके बारे में? ये इसका यूज है बेसिकली। और यहाँ पे उसने आल, हाँ जी, आल इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, आप नेगेटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव एंगल्स भी आप यूज कर सकते हैं वहां पे। 1 और के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका यूज है, ये आप याद रखेंगे, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने बीएससी की थी, हाँ जी की थी, उसमें आपने चैप्टर 1 तो पढ़ा होगा, तो आपने कहना है हाँ जी वो तो बड़ा इजी है, चले डी मोइवर्स थ्योरम की एप्लीकेशन तो बताएं। वहां पे फिर अगर पता होगा तो आप कॉन्फिडेंस से बताएंगे और शायद वही आपका सिलेक्ट होने का चांस बन जाए। ठीक है, जैसे ये कम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर 6 है। सबसे पहले नंबर पे तो आप इस कम्प्लेक्स नंबर को सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग-अलग से पोलर फॉर्म में ले जाएं और उसकी पावर 6 जो है ना वो डी मोइवर्स थ्योरम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसने किया भी हुआ है। ठीक हो गया।
आगे ये एक आइडेंटिटी है, सॉल्यूशन इसका आपके पास है। आपने याद रखना है कि ये जो आइडेंटिटी है ये इसके इक्वल होती है, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखना है। प्रूव तो उसने किया हुआ है, प्रूव आपने नहीं करना, बस आपने इस फार्मूला को याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इसकी एप्लीकेशन को रीड आउट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 को अच्छी तरह पढ़ना है। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, ग्रुप में मैसेज करके। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा, जितना भी मुझे पता होगा। उसके बाद बाकी ये फार्मूला जो है ना ये आपको आने चाहिए। अब रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो उसके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट, वो जो उसका फाइंड करते हैं, ये उसने किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये पढ़िएगा, ये यहाँ पे वो क्या कैलकुलेट कर रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिटी का nth रूट फाइंड करें। यूनिटी का nth रूट मतलब कि 1 का जो है ना वो nth स्क्वायर, ये जो nth रूट है ना, अगर इसको उर्दू में बोला जाए तो जो जजर है ना उसका nth जजर फाइंड करना है आपने। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 अयोटा, 1 प्लस 0 अयोटा।